that. Now, what do you think? Well, I think we know why. जियो रजा, क्या दिमाग यूज करती है औरत अपना। मैं इसका फैन हो चुका हूँ। 2014 की गॉन गर्ल मूवी ऐसी है कि भाई एक औरत अपने मर्द के बदल जाने की वजह से उसे वर्स्ट पॉसिबल वे की पनिश करती है, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। मूवी देखो, वही में मजा है। अब देखो कुछ स्पॉयलर्स भी होंगे तो उन बातों को ध्यान में लेके चलना। मगर आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, ये एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस पिक्चर को देखने के बाद आपको डरना चाहिए? एज अ मर्द होके आपको डरना चाहिए? और उसका जवाब आता है बिल्कुल, क्योंकि भाई अगर इंसान डरता नहीं तो उसे कभी इंश्योरेंस ना लेने की जरूरत पड़ती। अगर वो कभी ना डरता तो आगे भविष्य के आने वाले खतरों से कभी अपने आप को प्रिपेयर ना करता। मगर गॉन गर्ल की एमी ड्यून एक परफेक्ट मॉडर्न डे मॉन्स्टर है जो मर्दों की डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसीज को एक चेहरा देती है कि एक मॉडर्न डे वाली नारीवाद कैसी दिख सकती है अगर उसने अपनी लाइनें क्रॉस करी तो। अब देखो, इसी बात को समझने के लिए आते हैं हमने बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर विकास दिव्यकृति, जो कि अपने देश के बहुत ही फेमस आईएएस ट्रेनर हैं। उन्होंने अपनी एक लेक्चर में ये बात स्टेट की है कि औरतों में डुअलिटी ज्यादा होती है। अब देखो, हाँ, ये बात किस तरीके की लाइफस्टाइल आप रख रहे हैं, किस कल्चर में है, क्या सोसाइटी है आप, वो सारी बातें निर्भर करती हैं। मगर यहाँ पे एमी ड्यून के केस में इनकी डुअलिटी वाली स्टेटमेंट एमी ड्यून पे परफेक्ट बैठती है। कि महिलाओं के भीतर द्वंद्व ज्यादा क्यों है? क्योंकि समाज की अपेक्षाएं और उनकी स्वाभाविक स्थिति के बीच में गैप ज्यादा है। और अगर मैं गलत होकर ना बोलूं तो यही है पूरी पिक्चर का थीम, और यही तो बात समझने वाली है। शुरू से ही, बचपन से ही एमी के पेरेंट्स ने उसके काम को प्लेजराइज किया, उसे किसी पब्लिक इमेज की तरह ट्रीट किया। उसके बाद शादी होने के कुछ ही समय के बाद उसका पति भी लेजी हो गया था, उसे भी ऐसा बाकी नॉर्मल हाउसवाइफ्स की तरह ट्रीट करने लगा कि भाई अब ये मुझसे शादी कर चुकी है तो उसे मुझसे अनकंडीशनल लव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो घर वाली बन चुकी है। और जब एमी को वो डिजर्विंग अटेंशन नहीं मिला तब वो साइकोपैथी के एक्सट्रीम लेंस तक जाने लगी। अब देखो, ये एमी की हालत एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है मंचाउसेन सिंड्रोम। अब देखो, इस केस में होता क्या है कि कोई शख्स अपने आप को ही हर्ट करने लगता है फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग अटेंशन एंड सिंपैथी। और एमी ने अपने आप को बस उतना ही नुकसान पहुंचाया था कि भाई बाहर से वो कन्विंसिंग लग सके कि वो एक्चुअली में एक विक्टिम है। अब देखो, यहां तक कि पास्ट में जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बार अटेंशन नहीं दिया था जो वो डिजर्व करती थी, तो उसने उस पे एक्ट ऑफ रेप का केस डाल दिया, जिससे उस बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई, शी इज प्योर इविल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो, ये बात मत कंसीडर करने लगना कि निक कोई अच्छा आदमी था, वो बस बहुत ही ज्यादा लेजी है। एक्चुअली में वो एक पीस ऑफ शिट रहा है बंदा, मतलब कि वो अनफेथफुल रहा है, यार के लिए बाहर हमेशा घूमता रहा, अपनी बीवी को हमेशा नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह समझता रहा, उसे निगलेक्ट किया, हमेशा नजरअंदाज किया चीजों को, कोई सोशल लाइफ नहीं रखी। मगर हाँ, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना बखूबी जानता है। वो टीवी शो वाले सीन में कसम से बंदा पूरी तरीके से खेल गया। कसम से क्या डूबती हुई बाजी को उसने सेव कर लिया, ऊपर से क्या जेस्चर्स बोलूं मैं। इसे भी पता है कि भाई दिमाग रिएक्ट कैसे करते हैं, मगर बस इसकी गलती यही थी कि इसे देर से समझ में आया, वरना ये खेलना बखूबी जानता है। मगर यार, फिर भी अपनी वाइफ को चीट करना और उसे तमाशे के साथ मार देना, दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है। मगर कहानी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट है मीडिया। भाई, मीडिया को चाहिए मसाला, वो मर्डर साबित हुआ कि नहीं हुआ, मगर इन्होंने देश का दरिंदा उसे घोषित कर दिया था, क्योंकि वो भी बस एमी अपने स्टीरियोटाइप्स का फायदा उठाना जानती है। वो एक औरत को और भी ज्यादा बेचारी दिखाने के लिए बस एक प्रेग्नेंट बेचारी औरत बना देती है, और उसके बाद तो आपका काम हो गया। वो अपनी प्रेग्नेंट पड़ोसन को इन्फ्लुएंस करती है, अपने आप को भी प्रेग्नेंट साबित करती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक गर्भवती महिला के लिए लोगों के बीच में सहानुभूति तो होती ही रहती है। और अगर इस कहानी को पूरी तरीके से देख के समझोगे तो ये कहानी एक्चुअली में दो साइकोपाथ्स की है। अब देखो, एक्चुअली में निक तो कभी साइकोपाथ इतना था भी नहीं, इतना चालाक एमी ने उसे बनाया। और इट डजंट मैटर कि भाई एक्चुअल में सच क्या है, इट मैटर्स कि भाई कहानी कितनी मसालेदार है। दोनों का मैरिज बस एक इल्यूजन पे चल रहा है, जहां दोनों अपने अपने वर्जन्स को बस पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के लिए और स्पेशली मीडिया के लिए। इवन दो जब दोनों अपने इस ग्रैंड इल्यूजन के बारे में समझ जाते हैं तो भी वो उसे कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि भाई वो अपने पार्टनर की परफॉर्मेंसेस से एकदम इंप्रेस हो चुके हैं और साथ ही साथ अपने पार्टनर के इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हुए खुश भी हैं, स्पेशली एमी। अब जहां बात रही इस कहानी की असली रियल मॉन्स्टर की, तो वो आता है मीडिया। एमी को कंट्रोल्ड केओस पसंद है और वो अपनी पति की ऐसी जिंदगी तबाह होते देख के खुश थी। इंप्रेस तो वो बाद में होती है अपनी पति से, मगर भाई मीडिया ने उसका काम 100 गुना ज्यादा आसान कर दिया था। और जब बाद में मीक को पता चला कि भाई मेरी पब्लिक इमेज कितनी मैटर करती है, तो वो जाके उसके बाद अपनी इमेज को भी कंसर्न में लेता है कि इससे किसी को भी कोई मतलब नहीं है कि असली सच क्या है। असली मतलब तो ये रखता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते क्या है। एमी का मिसिंग मर्डर केस पुलिस के लिए भी इतना ज्यादा प्रेशराइजिंग क्यों था? क्योंकि अगर उन्हें और भी ज्यादा टाइम मिला होता तो कहानी और भी अच्छे तरीके से वो क्रैक कर सकते थे। अगर उनके ऊपर मीडिया
मीडिया का प्रेशर ना बना होता, क्योंकि भाई अपना कल्चर ही ऐसा है कि अपने को इम्पॉसिबल रियलिटी को हम सच मान लेते हैं। और देखो मूवी इतनी ज्यादा कंपेलिंग क्यों नजर आती है, क्योंकि वो अपने आज के दशक के औरतों के ऊपर बात करती है। अब देखो मेरी इस बात से ये मत समझ लेना कि खाली एमी ही साइको है, निक भी एक हद तक साइको था, मगर भाई मूवी के एक डायलॉग सीन में एमी ने ही ये बात बोली है कि आई फोर्स द मैन ऑफ माई ड्रीम्स, मैंने अपने सपनों के मर्द को खुद बनाया है ताकि वो मेरे लेवल तक आ सके। एमी हमारी मॉडर्न रियलिटी की एक ऐसी लेजेंड है, एक ऐसी मिथ है जो हमारे सबसे खौफनाक सपने, हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसीज का फायदा उठाती है। और एक्चुअलिटी में हम अपने रिलेशनशिप में कभी कभार एक ऐसे शख्स बन जाते हैं जो हम रियल नहीं है, और जब हम धीरे धीरे अपने परत को खोलना चालू करते हैं तभी से असली मसले चालू होना शुरू होते हैं। और मूवी का स्टार्टिंग और एंडिंग शॉट इसीलिए क्यों सेम है, क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि व्हाट वी हैव डन टू ईच अदर। अब देखो यहाँ कोई ये बात नहीं है कि पिक्चर की एंडिंग अच्छी थी कि बुरी थी, किसी को जस्टिस मिला कि नहीं मिला, बात ये है कि कहानी कितनी कंपेलिंग थी। अब देखो एमी तो शुरू से ही एमी तो कभी थे ही नहीं। पिक्चर के बीच में वो अपने कूल गर्ल वाले मोनोलॉग में वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करती है कि निक अब मेरे साथ वो गेम्स नहीं खेलता, वो मैनिपुलेटिव मेरे साथ वो टॉक नहीं करता, वो नहीं है जो वो था पहले, वो अब और भी ज्यादा रियल और बोरिंग होता जा रहा है। मगर एमी को गेम्स पसंद थे, और जब उसके पास क्लाइमेक्स में कोई रास्ता नहीं बचता और जब वो अपने पति में वो कैरेक्टर ग्रोथ देखती है तब वो दोबारा से अपने मैरिज लाइफ में कूद जाती है, फिर से वो मैनिपुलेटिव गेम्स निक्स के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उसी ने इस शावर वाले सीन में बोला था कि आई वांट दैट निक जिससे मैंने शादी की थी, क्योंकि उसे वो गेम्स खेलना पसंद है, क्योंकि वो उसमें जीतती है। और निक इस गेम से तब तक बाहर नहीं निकल सकता है जब तक वो जीतता नहीं है। और हाँ, ये बात मैं काफी सोचे परेशान हो चुका हूं कि भाई इस औरत से कोई कैसे जीत सकता है। आई मीन कि यार कहानी के लूप होल्स का फायदा मत उठाना, रियलिटी में इसके लेवल पे आके इससे कौन जीत सकता है। और जाते जाते मैं आपको एक टिप दे देना चाहता हूं कि भाई एमी को पसंद है मीडिया, एमी को पसंद है सिंपैथी, एमी रह चुकी है एक स्पॉइल्ड रिच गर्ल, जैसे कि पिक्चर में इन चोरों ने ये बात बताई है, जिसका मतलब है कि इसे नहीं पता है कि असल जिंदगी में कितने तरह के कमीने लोग होते हैं। और एक बहुत ही पुराना एक्सप्रेशन आता है कि भाई अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो कभी लाइट में मत आओ। खैर फिर भी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट तो बाद में काम आएगा, मीडिया तुम्हें पहले क्रूसीफाई कर देगी। अब देखो पिक्चर को देखने के बाद मेरे पैर कांप गए थे, मैं बता रहा हूँ। पिक्चर मैंने 11 बजे खत्म की थी, मगर मैं 3 बजे सोया, मेरी फटके 4 हो गई थी। कसम से मैं फैन हो गया उस लड़की का, क्योंकि ये कुछ ऐसे सुपर विलेंस में से एक हो चुकी है कि जो अपने ट्विस्टेड दिमाग से किसी भी एक्सट्रीम लेंस तक जा सकती है। और ऊपर से सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि पिक्चर हॉरर नहीं है, मगर फिर भी ये डरा देती है, और डरना चाहिए भी। अब देखो इन सब बातों के बाद तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे क्या परसेप्शन है इस कैरेक्टर को लेकर, और तुमने इस पिक्चर को किस तरीके से देखा, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी है, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।